हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने 10th क्लास की सीरीज़, इसमें कि 10th क्लास की सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर्स अपने कर लिए हैं, उनकी समरी और साथ में एमसीक्यूज। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इस सीरीज़ में हमारे जो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी समरी हो चुकी है, उनके एमसीक्यूज हो चुके हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, और जो एसटेट टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे एमसीक्यू एनसीईआरटी से एमसीक्यूज आते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में 2 स्टोरीज का जिक्र किया गया, 2 स्टोरी बताए गए फ्लाइंग के बारे में। ठीक है, 2 स्टोरी हैं। तो पहली स्टोरी तो ये है हीज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी हमारी ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, इनके एमसीक्यूज भी कराऊंगी। हीज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है? लियाम ओ फ्लाहर्टी। और हमारी ये जो दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो चलिए अब मैं आपको स्टोरी बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी से, जो कि है हीज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे हीज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, ये बात हो रही है। यहाँ पे इस स्टोरी में एक पक्षी होता है, सीगुल। ठीक है, इस स्टोरी में एक छोटा सीगुल होता है, जो समुद्री पक्षी जिसको बोलते हैं, जो कि देखने में मुर्ग के जैसा जो लगता है। लेज बोलते हैं यहाँ पे। चट्टान के बाहर जो थोड़ी सी उसकी साइड निकली हुई होती है, उसको यहाँ पे लेज बोला गया है। समुद्री पक्षी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो कि ये जो सीगुल होता है, जो समुद्री पक्षी है, ये दिखने में तो कबूतर के आकार की तरह दिखाई देता है, कबूतर के जैसा ही दिखता है। और यहाँ पे इसकी स्टोरी, ये जो सीगुल है, इसकी फैमिली में कौन कौन होता है? तो इसकी फैमिली में इसके माता पिता होते हैं, इसके 2 भाई होते हैं और एक बहन भी होती है। सारे मिलके वहाँ पे जो ये चट्टान होती है, जो शिलाफलक जिसको बोलते हैं, जो चट्टान की बाहर निकली हुई साइड, उस पर ये सब रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चाहते हैं कि ये जो छोटा सीगुल है ये उड़े, लेकिन ये उड़ने से बहुत ही डरता था। ये सोचता था कि अगर ये उड़ेगा तो ये फिर वहाँ पे समुद्र में ही गिर जाएगा। और फिर लेकिन इसकी माँ और इसके पापा पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि नहीं, ये उड़े। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये भी उड़े, और इसको बहुत ही सपोर्ट करते, बहुत ही समझाते हैं, लेकिन फिर भी ये उड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये इसकी जो मम्मी है, वो इसको छोड़ के, मतलब जो पूरा परिवार है, जो भी मेंबर्स है, वो इसको छोड़ के चले जाते हैं, और ये बोलते हैं कि तुम्हें, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें 2 दिन तक कोई भी खाना नहीं मिलेगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ये इनका बेटा जो है ये उड़ना सीख जाए, लेकिन फिर भी ये उड़ना नहीं चाहता है। फिर इसकी फैमिली के सारे मेंबर्स वहाँ से दूर चले जाते हैं। फिर क्योंकि 2 दिन हो गए थे और इसको कुछ खाना मिला नहीं था, तो इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम भूख से मर जाओगे, तुमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये वहाँ से नहीं हिलता है, इसको डर लगता है कि नहीं, मैं जाऊँगा तो मैं नीचे ही गिर जाऊँगा। फिर इसकी माँ जानबूझ के इसके सामने एक मछली का टुकड़ा लेके आती है, क्योंकि इसको तो बहुत ही भूख लगी होती है। तो ये मछली का टुकड़ा देख के, और फिर ये सोचता है कि हाँ, मैं ये जो मछली का टुकड़ा है इसको मैं भी खाऊं। भूख लगी होती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर वो अपनी माँ से कहता है कि इसको भी कुछ खाने के लिए दे, लेकिन इसकी मम्मी ने क्या किया, उनको मछली का टुकड़ा नहीं दिया। फिर इसकी मम्मी इसके पास नहीं आई, बल्कि दूर से ही मछली के उस टुकड़े को इसको दिखाती रही। अब मुर्गे, क्योंकि ये जो पक्षी था, सीगुल था, इसको तो बहुत ही भूख लगी थी, तो ये उड़ के मछली के पास गया, और जो कि उसकी माँ की चोंच में थी, उस मछली के पास ये उड़ के गया। तो ये फिर नीचे गिर जाता है, जो खाली जगह होती है वहाँ पे ये गिर जाता है। फिर ये डर जाता है, लेकिन इसका डर सिर्फ 1 ही मिनट तक रहता है, और उसके बाद इसके अपने पंखों को बाहर निकालता है और वो हवा में उड़ने लगता है। जब इसने एक बार उड़ना शुरू कर दिया तो वह फिर थोड़ा ऊंचा उड़ता है, फिर उससे भी ऊंचा उड़ने लगता है, और इसके माँ बाप, इसके भाई बहन भी उड़ते हुए इसके आसपास ही आ जाते। वे सारे बहुत ही खुश थे उस टाइम पे इसको देख के कि हाँ, ये वहाँ पे उड़ पा रहा है। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, ये जो सीगुल है, इसके माँ बाप, इसके भाई बहन सारे वहाँ पे जो समुद्र था वहाँ पे उतर गए। फिर मुर्ग सोचता है कि ये ज़मीन है, और वो वहाँ पे अपने पैर निकाल लेता है, और वहाँ पे समुद्र के ऊपर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, और अपनी टांगों को वहाँ पे खड़े होने के लिए बाहर निकाल लेता है। वो टांगे बाहर निकालता है, उसकी टांगे पानी के अंदर धंस गई, और वह फिर चिल्लाने लग गया। फिर उसका पेट पानी से छू गया, और फिर वो और ज़्यादा नीचे नहीं गया, उसने समुद्र पे वो फिर तैरने लग गया। इस तरह से उसे तैरना आ गया। और जो इसके परिवार के सारे सदस्य थे, इन्होंने सीगुल की बहुत ही तारीफ़ की, और खाने को भी इन्होंने बढ़िया मछली दी। तो ये थी हमारे सीगुल की फर्स्ट उड़ान थी इसकी। ठीक है, तो ये था हमारी इस स्टोरी में। और इस स्टोरी के बाद एक दूसरी और स्टोरी आती है, जो कि है
ब्लैक एरोप्लेन के बाद अब जो ये स्टोरी आती है द ब्लैक एरोप्लेन, मैं आपको इसकी भी स्टोरी बता देती हूँ, फिर दोनों के क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज मैं साथ ही आपको करा दूंगी। तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है, काली जहाज, ये क्या क्या है हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, इनका जो पुराना होता है डकोटा एरोप्लेन, ठीक है, इसको लेके ये इससे उड़ान भरते हैं और ये फ्रांस के ऊपर अपने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे। ये इंग्लैंड जाना चाह रहे थे क्योंकि इंग्लैंड में इनकी फैमिली रहती थी और इनकी कुछ 30 दिन की कुछ छुट्टियां थी, तो ये अपनी छुट्टियों को अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते थे, इसलिए ये वहाँ इंग्लैंड जा रहे थे। फिर जब लेखक अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं तो उस टाइम पे रात के 1:30 बजे होते हैं। फिर जब रात के 1:30 बजे हुए थे, फिर ये सोचते हैं कि इन्होंने ना पेरिस के नियंत्रण कक्ष में बात करनी चाहिए, जानना चाहिए कि सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो वो जो नियंत्रण कक्ष वाले हैं वो इनको बताते हैं कि तुम 12 अंश पश्चिम की तरफ मुड़ जाओ। फिर लेखक बिल्कुल जैसा वो बताते हैं वैसा ही ये लेखक करते हैं, वैसे ही मुड़ जाते हैं। फिर लेखक को पता चलता है, जैसे ही लेखक देखते हैं कि फ्रांस को तो 150 किलोमीटर पीछे ही छोड़ के आ गए हैं और उनको अपने आगे सिर्फ जो बादलों के विशाल पहाड़ी बने हुए दिखाई देते हैं। और एक और चीज़ थी, इनके पास उस टाइम पे ईंधन भी नहीं था, जो कि बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला था। ईंधन नहीं था तो ये भी संभव नहीं था कि वह ऊपर उठे हुए बादलों के ऊपर से उड़कर जाए, तो इसलिए इन्होंने अपने डकोटा को सीधा बादलों के अंदर वहाँ पे घुसा दिया। जब बादलों के अंदर अचानक से डकोटा को घुसाया तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत ही अंधेरा था और ये कुछ भी वहाँ पे ये इनके लिए देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और एकदम से इनके जो कंपास था, रेडियो था, जो भी अन्य यंत्र थे, सब ने ही काम करना वहाँ पे बंद कर दिया था। फिर लेखक को एकदम से वहाँ पे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है और वो ब्लैक एरोप्लेन इनको एक इशारा करता है कि मेरा पीछा करो। तो उसको देख के लेखक उसके पीछे पीछे चल देते हैं कि चलो जहाँ ले जाएंगे वहाँ चलूँगा मैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ कोई उम्मीद ही नहीं थी, सिर्फ वो एक काले रंग का एरोप्लेन ही दिखाई दे रहा था, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे करते हुए लेखक लगभग आधे घंटे तक ये जो ब्लैक रंग का एरोप्लेन था इसके पीछे पीछे चलते रहे। फिर इनको ये भी चिंता हो रही थी कि मेरे पास तो बहुत ही कम फ्यूल बचा है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। लेकिन 5 से 10 मिनट ही चले थे, उसके बाद जो वो ब्लैक एरोप्लेन था उसने नीचे आना शुरू कर दिया था और लेखक भी साथ साथ उसके साथ साथ ही चलते रहे। एकदम से फिर लेखक बादलों से बाहर आ गए और वो देख पा रहे थे कि उन्हें जो हवाई अड्डा है वो वहाँ पे दिखाई दे रहा था। जब जिस मुसीबत से उस ब्लैक एरोप्लेन ने लेखक को बचाया, तो लेखक चाह रहे थे कि वो उस काले रंग के जो वायुयान है उसको देखे, और उनको देखने के लिए जैसे इन्होंने पीछे से अपना सिर घुमाया तो इनको वहाँ पे आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर लेखक ने अपने जो ओल्ड एरोप्लेन था उसको कंट्रोल टावर के पास उतार दिया और कंट्रोल कक्ष में जो वो एक लेडी बैठी हुई थी, ये जो लेडी बैठी हुई थी, इनसे पूछते हैं कि वो जो दूसरा पायलट जो कि अभी एरोप्लेन उड़ा रहा था वो कहाँ पे है। तो फिर ये लेडी इनको हंस के जवाब देती है कि सर, उस तूफानी रात में कोई और दूसरा वायुयान तो उड़ ही नहीं था, सिर्फ आप ही थे जिसको मैं रडार के ऊपर देख सकती थी, बाकी तो कोई वहाँ पे था ही नहीं। तो इस तरह से ये हमारी स्टोरी भी होती है एंड। और ये लेखक होते हैं ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब वहाँ पे कोई एरोप्लेन ही नहीं था तो फिर कौन था जिसने कि मुझे वहाँ से रास्ता दिखाया था। तो चलो अब हम आगे अपने इस चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई वॉज द सीगुल एग्जॉस्टेड? वो जो सीगुल था, जो वो बर्ड था, जो समुद्री जो पक्षी था, वो क्यों थक गया था? ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने जो विचित्र अभ्यास किया था उसके कारण वो थक के चूर हो गया था। ठीक है, ये स्टोरी के लास्ट में ये लाइन्स आती हैं कि वो बिल्कुल थक के चूर हो गया था। वो स्टोरी के लास्ट में ये लाइन्स आती है कि वो बिल्कुल थक के चूर हो गया था क्योंकि उसने ये सारी एक्सरसाइज कर ली थी, इस वजह से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द सीगुल आफ्रेड ऑफ? सीगुल किस चीज़ से डरता था? तो वो डर रहा था फ्लाइंग से, फ्लाइंग। ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द यंग सीगुल ए पीस ऑफ फिश? किसने दिया उस यंग सीगुल को छोटा सा टुकड़ा दिया था मछली का? तो किसने दिया था? मदर सीगुल। एक्चुअल में दिया नहीं था, बट उसको ये जो बर्ड था इसको देने के लिए लेके आई थी इसकी मम्मी, लेकिन वो दूर से खड़ी होके दिखाती इसको। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? मदर सीगुल। नेक्स्ट देख लेते, व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट? क्या फूड था वो जो इसकी मम्मी इसके लिए लेके आई थी? तो वो था फिश। ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिम द फिश। उसकी मम्मी थी वो मिड वे में क्यों रुक गई थी उसको, जब वो मछली देने के लिए आ रही थी तो वो मिड वे में ही क्यों रुक गई थी। सी वॉज मैड एट हिम, नहीं, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, सी डिडंट वॉन्ट टू गिव हिम द फिश, सी गोट टायर्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर मैं इसको अब ये मछली का टुकड़ा नहीं दूंगी तो इसको, क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा उसको लगी हुई थी, 2 दिन से वो भूखा था, तो उसकी मम्मी सोचती है कि भूख की वजह से हो सकता है कि ये खुद ही अपने आप ही यहाँ पे मेरे पास से मछली का टुकड़ा लेने के लिए आ जाए, इसीलिए वो थोड़ा दूर ही रुक जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द साइट ऑफ ब्लैंक मैडेंट हिम, किस साइट ने उसको, ये जो सीगुल था इसको मैड कर दिया, पागल कर दिया था। तो क्या देख के, फूड देख के, ठीक है, खाना देख करके, क्योंकि जैसे ही उसने खाना देखा वो तो बहुत भूखा था और इस साइट ने उसको मैडेंट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम इफ़ ही डिड नॉट फ्लू अवे। उसके मम्मी पापा ने उसको क्या धमकी दी थी कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो क्या करेंगे, टू स्टार्व हिम। उन्होंने बोला था कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो फिर तुम भूखे ही रहना, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, ठीक है। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, कि तुम फिर भूख से ही मरना, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए, जो ये लेसन है, ये पार्ट है, ये फर्स्ट फ्लाइट वाला, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में थी, ये है सीगुल के बारे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है इनके ऑथर कौन है, तो इनके ऑथर का नाम था लियाम ओ फ्लाहर्टी। तो ये ऑप्शन रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ द गुल्स आफ्टर फ्लाइंग। ये जो यहाँ पे ये स्टोरी में जो सीगुल था तो इसके भाई बहन भी थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप ये जो सीगुल था इसके भाई बहन जब फ्लाइंग कर रहे थे तो उनकी जो स्क्रीम्स थी, जो चीखें थी, तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, इलेशन। इलेशन का मतलब होता है उत्साह से भरी हुई थी, उनकी उनकी जो ये स्क्रीम्स थी उत्साह से भरी हुई थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है। बेविल्डरमेंट का मतलब होता है व्यग्र, शोक का मतलब होता है आश्चर्यचकित, प्रोटेक्शन, ये नहीं, ठीक है। तो इनकी जो चीखें थी वो इलेशन, उत्साह से भरी हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन वाई द यंग गुल फेल्ट डीजी। इसमें बताना है कि हमें सबसे उपयुक्त जो कारण क्या था कि ये जो यंग गुल था, सी गुल था, ये डीजी फील कर रहा था, मतलब इसका जो सिर है वो चकरा रहा था। तो क्या कारण था, क्योंकि he hadn't eaten anything for a day, he was dizzy with excitement, he was very of heights, he was flying for the first time। तो ऑप्शन डी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वो पहली बार उसकी ये फर्स्ट फ्लाइट थी, इसीलिए उसका सर चकरा रहा था, इसीलिए वो डीजी फील कर रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइन ही कम्प्लीटली फॉरगोट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई इम्प्लाइज था। अब ये लाइन कि वो जब वो नहीं उड़ता था तो वो ये सोचता था कि मैं कभी उड़ ही नहीं पाऊंगा। तो इस लाइन से ये लाइन किस पे इम्प्लाइज होती है, नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग गुल। ये जो यंग सी गुल था ना, क्योंकि इसने जो फ्लाइट, इसके लिए तो सब ये गुल है, इनके लिए तो ये बात नेचुरल ही होती है, ठीक है। तो ये उसके लिए नेचुरल था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीगुल सिबलिंग वर ट्रेंड इन। जो सीगुल के सिबलिंग्स थे, उसके भाई बहन थे, वो किस में ट्रेंड थे, आर्ट ऑफ फ्लाइट, हाउ टू स्कीम, डाइव फॉर फिश। तो वो इन सब में ही वो बिल्कुल ट्रेंड थे, ठीक है। आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब वो उड़ना जानते थे, डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाते थे वो, डाइव फॉर फिश, फिश के लिए डुबकी भी लगाते थे। और हाउ टू स्कीम, स्कीम का मतलब होता है वो कैसे इधर उधर मंडराते थे, तो इन सब में वो ट्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीगुल्स फैमिली कॉल हिम कोवर्ड बिकॉज। सीगुल की जो फैमिली थी वो उसको डरपोक बुलाते थे, क्यों बुलाते थे, कि वो उड़ने से डरता था। ही वॉज आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, 15, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। ये जो एरोप्लेन था ये एयर हवा में क्यों ट्विस्ट कर रहा था, एज इट वॉज ए डार्क नाइट, एज इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, ड्यू टू लाइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, एट इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट। तूफानी रात थी उस दिन।
व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। अब कह रहे जो पेरिस कंट्रोल के पास हमारे जो ये ऑथर है इन्होंने कॉल किया, उसके पीछे क्या रीजन था। तो उन्होंने क्यों कॉल किया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। तो टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, वो जानना चाहते थे कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है या नहीं। द पायलट वॉज नॉट एबल टू ब्लैंक, क्या एबल टू ब्लैंक एनीथिंग, क्या नहीं कर पा रहे थे जो पायलट थे उस टाइम पे, कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, नहीं सुन भी पा रहे थे और बोल भी पा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। तो ऑप्शन हमारा जो ए रहेगा ये रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए कि कुछ भी वो वहाँ पे देख नहीं पा रहे थे। सी, वाई डिडेंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस, जो पायलट थे इन्होंने अपने एरोप्लेन को वापस से पेरिस की तरफ टर्न क्यों नहीं किया था। ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू गो ऑन ए हॉलीडे, ही डिडेंट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो उनको थी कि वो जाके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करे और वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहते थे, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जिन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तो वहाँ पे कंपास ने, रेडियो ने, इन दोनों ने ही वहाँ पे काम करना बंद कर दिया था। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टॉप टुगेदर, ये दोनों ही थे, ये एक ही साथ रुक गए थे, इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, पायलट किस चीज़ के बारे में सॉरी फील नहीं कर रहे थे। मिसिंग हिज हॉलीडे, ड्राइविंग द प्लेन इनटू स्टॉर्म, तो ये एक तो इसके बारे में कि उनको कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने तूफान में जो एरोप्लेन को चलाया। रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, और ये सेकंड ये कि उनको इस चीज़ पे भी कोई भी सॉरी फील नहीं हो रहा था कि जो फेलो पैसेंजर था इसकी भी लाइफ रिस्क में गई थी। तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया था। तो पायलट ने रिस्क लिया था कि उनकी जो ओल्ड डेकोटा थी उसको स्ट्रेट उन्होंने तूफान के अंदर, स्टॉर्म के अंदर ही घुसा दिया था, ठीक है, फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, कौन से कंट्रोल स्टेशन के ऊपर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था ये जानने के लिए कि सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। तो कौन से पे, पेरिस वाले पे। आगे देखते हैं, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, कहाँ से कहाँ तक एरोप्लेन को उड़ा रहे थे ये जो पायलट थे ये। तो ये एरोप्लेन चला रहे थे हमारे पायलट फ्रांस से लेके और इंग्लैंड तक, फ्रांस से लेके इंग्लैंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पायलट ड्रीमिंग अबाउट वाइल फ्लाइंग, वो ये जो पायलट थे वो क्या ड्रीम देख रहे थे फ्लाइंग करते हुए। तो वो उन्हें सपने आ रहे थे ब्रेकफास्ट के। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो चैप्टर हमारा है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके ऑथर कौन है। तो इसके हमारे जो ऑथर हैं वो हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई वॉज ही आफ्रेड टू फ्लाई, इस अब बर्ड हो रही है, सॉरी बात हो रही है सीगुल के बारे में कि वो क्यों आफ्रेड था फ्लाइंग को लेकर, उसको क्यों डर था कि वो फ्लाइंग नहीं कर पाएगा। बिकॉज ही वॉज ए कोवर्ड, क्योंकि वो डरपोक था। ही वॉज आफ्रेड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, हाँ वो डरता था कि उसकी विंग्स भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वोट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स उसके भाइयों को, उसकी बहनों को क्या सिखा रहे थे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स सिखा रहे थे टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उनको अच्छे से उड़ना सिखा रहे थे। टू स्कीम द वेव्स, कैसे उनको स्कीम करना है ये सिखा रहे थे। डाइव कैसे करना है ये सिखा रहे थे। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द साइट ऑफ ब्लैंक, ये हो चुका है। नेक्स्ट, वुड आर्ज हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, किस चीज़ से उसके मन में अर्ज आएगी उसको तो उड़ना चाहिए। तो उसकी भूख से, ठीक है, अर्ज हंगर से, और साइट ऑफ फिश, और उसको फिर वहाँ पे दिख गई फिश। तो ऑप्शन ए और बी बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, जो ये टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन ये किस पे बेस है। ये बेस है कि जैसे कि ये जो पायलट हमारे जो ये ऑथर थे इनकी जो हेल्प की थी किसी और पायलट ने, जो कि ब्लैक कलर का एरोप्लेन था उसको वो पायलट उड़ा रहे थे। तो ये आएगा द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर।
दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि काले रंग के पर्वत हो मेरे सामने खड़े हुए हैं जो कि आसमान में। हु लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, क्या चीज़ दिख रहे थे ब्लैक माउंटेन्स की तरह, तो वो जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो दिख रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस वैन ही सा डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। कितनी दूर था नरेटर पेरिस से जब उन्होंने देखे डार्क क्लाउड्स, तो वो कितने किलोमीटर दूर था? 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पायलट्स इन, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन क्वेश्चन को इग्नोर कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट, when the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane। जब वो दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे फॉलो करो, तो वो कौन सी डायरेक्शन में गए थे? तो वो गए थे, इनको लिख के नॉर्थ में, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट वॉज नॉट एबल टू ब्लैंक एनीथिंग सी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब यहाँ पे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो वो भी देख लेते हैं। द नरेटर वॉज ऑल्सो ए ब्लैंक हु वॉज फ्लाइंग एन एरोप्लेन। नरेटर एक क्या थे? ये नरेटर भी थे, इसके साथ साथ ये पायलट भी। ठीक है, पायलट हु वॉज फ्लाइंग एन एरोप्लेन, जो कि एरोप्लेन को उड़ा रहे थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पायलट। आगे देखते हैं, हाउ वॉज द स्काई दैट डे। जब हमारे नैरेटर ने एरोप्लेन को उड़ाना स्टार्ट किया था, तो जो स्काई थी वो बिल्कुल क्या थी? क्लियर थी, आसमान बिल्कुल साफ था। तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे करेक्ट। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब क्या है? मतलब कि सब लोग वहाँ पे सोए गए थे, तो उसका मतलब वो काम एंड क्वाइट। ठीक है, काम एंड क्वाइट, वहाँ पे सारे सब तरफ मतलब हर जगह वहाँ पे शांति ही थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ नैरेटर्स हैप्पीनेस। नैरेटर की हैप्पीनेस का रीजन क्या था? क्योंकि सब लोग तो सो रहे थे और वो वहाँ पे अकेले थे। ही वॉज अलोन, ही वॉज अलोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली। कह रहे हैं कि बादलों के अंदर एवरीथिंग, सब कुछ सडनली एकदम से क्या हो गया था? तो एकदम से सब कुछ वहाँ पे ब्लैक हो गया था, ब्लैक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग। इट वाज बिकॉज ऑफ। कह रहे जो एरोप्लेन थी वो ट्विस्ट कर रही थी, किस कारण से वो ट्विस्ट कर रही थी? क्योंकि वो नाइट थी। वो कैसी नाइट थी? स्टॉर्मी नाइट थी, तूफानी रात थी वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम टर्न्ड एंड काउड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना। ठीक है, मुड़ना। और वॉट वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, क्या चीज़ थी जो राउंड और राउंड घूम रही थी? तो जो राइटर बताते हैं किसके बारे में? कंपास के बारे में राइटर बताते हैं, जो सॉरी कंपास के बारे में नरेटर बताते हैं कि कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। ठीक है, और जो ये राइटर हैं ये उस चीज़ पे बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे कि कंपास कैसे राउंड राउंड घूम रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉट डिड ही सी इन ब्लैक क्लाउड्स। राइटर को जो ये ब्लैक क्लाउड्स इनके अंदर और क्या दिखाई दिया? अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा और एरोप्लेन इनको दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ पे सब और अंधेरा था, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो एकदम से इनको फिर दूसरा एक एरोप्लेन दिखाई देता है। आई कुड सी द पायलट्स ब्लैंक टर्न्ड टूवर्ड्स मी। कह रहे हैं कि मैं देख सकता था पायलट का क्या? फेस। यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। आई कैन सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, कि मुझे पायलट का फेस दिखाई दे रहा था जो कि मेरी तरफ मुड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। किसने अपना एक हाथ उठाया और उसको वेव किया, उसको हिलाया? तो किसने किया था? जो दूसरी एरोप्लेन में जो दूसरा पायलट था उसने। तो यहाँ पे आएगा द अदर पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नोज दैट आई एम। वो जानता था कि मैं क्या? लोस्ट, क्योंकि ये जो राइटर थे, जो हमारे नरेटर थे, ये वहाँ पे लोस्ट हो गए थे, मतलब और ये वहाँ पे खो गए थे। ठीक है, गुम हो गए थे, तो यहाँ पे लोस्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, whom does he refer to। whom does he refer to, तो ही रेफर किया है द अदर पायलट को। ठीक है, राइटर थे वो तो खुद के बारे में ही बता रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ, तो फिर वो किसी और के बारे में जिक्र कर रहे थे ही नाम से, तो वो क्या था? ही मतलब अदर पायलट ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वो विच वर्ड इन द पैसेज मीन एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड डायरेक्शन। ये कह रहे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो कि डायरेक्शन हमें बताता है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर वॉज ब्लैंक टू सी अनदर पर्सन। जब राइटर वहाँ पे गुम हो गए थे, खो गए थे, तो राइटर एकदम से वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि कोई और भी है जो कि एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो राइटर क्या ग्लैड हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइक ब्लैक माउंटेन्स। वो काले रंग के माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो इसके लिए हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं वो होता है सिमली। यहाँ पे बी आंसर गलत दिया गया है, यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। सिमली जब एज और लाइक होते हैं तो वहाँ पे सिमली होता है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे पहचान सकते हो, यहाँ पे लाइक दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो गया फिगर ऑफ स्पीच, सिमली हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज सफिशियंट। बिल्कुल सेम मीनिंग सफिशियंट के, सफिशियंट हो गया एक तो, और इसका सेम मीनिंग कौन सा इनमें से, टू मच, एलोट, वेरी लिटिल, इनफ। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा इनफ, ठीक है। सफिशियंट का मतलब पर्याप्त, इनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त, यहाँ भी ये आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। और अगर अपोजिट पूछ ले तो फिर वेरी लिटिल आएगा। अगर इसका अपोजिट पूछते ना सफिशियंट का अपोजिट तो वेरी लिटिल आता, लेकिन यहाँ पे पूछा है सेम मीनिंग तो इनफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच थिंक वाज नॉट इनफ टू फ्लाई। क्या चीज़ थी जो कि इनफ नहीं थी कि वो अपनी एरोप्लेन को उड़ा सके। तो फ्यूल इनफ नहीं था कि राइटर अपनी एरोप्लेन को वहाँ पे उड़ा सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वे डिड द नरेटर वॉन्ट टू गो बैक। ये जो नरेटर हैं ये कहाँ पे वापस जाना चाहते थे, क्योंकि इनको लगा कि आगे तो बहुत ही ज़्यादा जो नाइट थी वो बहुत ही स्टॉर्मी होगी थी, तो ये सोचते हैं कि अब तो क्या करूँ मैं, पेरिस वापस जाऊँ क्या। तो कहाँ पे जाने की सोचते हैं, पेरिस। व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड। नरेटर ने क्या डिसाइड किया फिर, टू लैंड, टू फ्लाई, टू वेट, टू स्टॉप। तो टू फ्लाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट वॉज ब्लैंक फॉर द राइटर दैट नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वॉज वर्किंग। ये राइटर के लिए बहुत ही अनबिलीवेबल था कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा था। तो आंसर होगा डी, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग सेम मीनिंग, नॉट वर्किंग तो सेम मीनिंग क्या होगा इसका, डेड, ठीक है। नॉट वर्किंग मतलब डेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द प्लेन इन विच नरेटर वॉज फ्लाइंग। उस प्लेन का नाम बताना है जिसमें नरेटर फ्लाइंग कर रहे थे, तो वो उसका नाम था डैकोटा। ही टर्न टू लुक फॉर हिज ब्लैंक इन द ब्लैक एरोप्लेन। वो मुड़े, अब ये बात है लास्ट की, जब हमारी ये चैप्टर लास्ट होता है तो उस लास्ट में क्या होता है कि जब ये नरेटर आते हैं अपनी एरोप्लेन को लैंड करते हैं और फिर ये पीछे मुड़ के देखते हैं, किसको देखते हैं, अपने, जब ये नरेटर लैंड कर रहे होते हैं अपनी एरोप्लेन को तो ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन था उस एरोप्लेन में जिसने मेरी इतनी मदद की। तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड, फॉर हिज फ्रेंड। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो मैंने 6th क्लास के भी ऑल चैप्टर्स के MCQ, हमारी जो बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसके सारे MCQ सिर्फ एक मैराथन वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है। उस मैराथन वीडियो में ही सभी चैप्टर्स के आपको MCQs मिल जाएंगे, और एक मैराथन वीडियो है समरी की जिसमें सारे चैप्टर्स की समरी मिल जाएगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी इस स्टोरी के भी MCQs ख़त्म होते हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।